नमस्कार दोस्तों, माधव पाल अकेडमी में दीपक सर। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये अभी जो नया फाइनेंस कमीशन गठन हुआ है उनके अध्यक्ष का है। अभी जो फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग गठन हुआ है वो कौन से क्रम का है? तो 16वें क्रम का है, ठीक है। और 16वें क्रम के जिसे अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? ये अरविंद पनगड़िया साहब। आप लोगों को पता है नीति आयोग से संबंधित आप इसके बारे में बहुत सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का टाइम उसमें ले जाकर के कन्वर्ट नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे की बात बताऊँगा फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन अभी हाल ही में जो गठन हुआ है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और कैसे पूछा जा सकता है? सबसे पहले तो आपको क्रम जानना है कि भाई जो फाइनेंस कमीशन पूछा गया परीक्षा में उसका क्रम क्या है। तो क्रम में आपको दिमाग में रखना है कि क्रम जो है 16वां है। कौन सा क्रम का है? 16वें क्रम का है। और इस क्रम के साथ साथ में आपको यह भी ध्यान देखना है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है इसके गठन को किस तरीके से किया गया। ये संविधान मतलब एक संवैधानिक निकाय है। साथ ही साथ में अगर आपको पूछा जाएगा, देखो वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हुआ है। 280 के अंतर्गत हुआ है और 281 में इसकी चर्चा भी है। आप संविधान के अनुच्छेद को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि वित्त आयोग जो है वो किस प्रकार का निकाय है। तो इसे क्या है, दो प्रकार के आपका नाम को ध्यान में रखना है, एक अर्ध न्यायिक और दूसरा सलाहकारी, ठीक है। तो इसके ध्यान में आपको रखना है कि ये कैसी निकाय है। तो ये अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है, जिस पे हम ज़्यादा चर्चा उतना नहीं करेंगे, मुद्दे की बात पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी हाल ही में आपको पूछा जाएगा कि ये किस क्रम के अध्यक्ष हैं? तो 16वें क्रम के। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। और 15वें क्रम का जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या है? उनका NK सिंह। वो उनका कार्यकाल अभी भी 2025 तक मतलब 2025 तक चलेगा। और 25 के बाद इनको क्या दिया जाएगा? 2030 तक के कार्यकाल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं वित्त आयोग का गठन हुआ, वो उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले जब इस आयोग को, इस कमीशन को गठन किया गया, मान लो एक कमीशन है तो इसको गठन किया गया, तो जब इसको अर्ध न्यायिक या सलाहकारी निकाय के रूप में गठन किया गया था तो उसके लिए क्या हुआ था कि एक वित्त आयोग अधिनियम पारित हुआ था। वो कब पारित हुआ था संसद में? तो 1951 में इसका एक अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया गया था? गठित किया गया था। हालांकि आपको यही चीज़ों को समझना है कि इससे प्रश्न क्या आ सकते हैं। तो जब इसको गठन किया गया तो यहाँ पे बात आया था कि एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा और ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होगा जिसको लोक मामले की जानकारी होगी। अर्थात वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अर्थात 1 + 4 अर्थात टोटल मेंबर कितने होते हैं? इसमें 5 सदस्य होते हैं। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आएगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान को आपको रखना है। जो 4 सदस्य होते हैं उनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो एलिजिबिलिटी अर्हताएं, उतनी अर्हताएं उनकी होनी चाहिए। या तो प्रशासन या वित्तीय मामलों का उनको विशेष ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अर्थशास्त्र का विशेष नॉलेज होना चाहिए, तब वो सदस्य बनने के योग्य होते हैं। तो ये 4 मेंबर की बात मैं कर रहा हूँ और एक अध्यक्ष, जिसके बारे में अगर आपको कहा जाए तो लोक मामले का ज्ञाता ही अध्यक्ष बनता है, ताकि किसी के साथ में इन जस्टिस किसी भी राज्य के साथ में ना हो। अब बात ये आता है, ये क्या करता है? तो इसका काम है केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करना। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को यह क्या है? सिफारिश करके बताता है कि इतने कर केंद्र को देंगे, इतने कर राज्य को देंगे। हाल ही में जो डिस्कशन हुआ है उसके अंतर्गत यह बात आया है कि जैसे टोटल टैक्स कलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए टोटल टैक्स कलेक्शन हो रहा है, समझ लो 100 रुपये का। हम ये मान के चलते हैं कि टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है 100 रुपीज़ का। तो इस 100 रुपीज़ को कैसे बांटना है? तो अभी जो डिसाइड हुआ है, राज्यों को 41% देने की बात आई है, ठीक है। और बाकी जो जो अमाउंट बच रहा है 59% वो जाएगा केंद्र के पास में। तो इस तरीके से ये क्या करेगा? संघ अर्थात केंद्र सरकार और जो भारत के जो राज्य हैं इनके मध्य करों का क्या करेंगे? वितरण करेंगे। तो यही जो 41% है उसको विभिन्न विभिन्न राज्यों में बांटा जाएगा, है ना। उस राज्य की इनकम, उस राज्य की आबादी, इन सारी विशेष विशेष स्थितियों का अध्ययन करके, है ना। जैसे 40%, 41% है 41, तो किसी को 1%, किसी को 2%, किसी को 3, किसी को 6%, ऐसा ऐसा करके बांटा जाएगा टोटल। और ये क्या 41% का जो डिसाइड हुआ है उसका यहाँ पे
केंद्र और राज्यों के बीच में यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा टोटल टैक्स कलेक्शन का। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखना, आयोग क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट बनाने के बाद में राष्ट्रपति को सौंप देता है और संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस रिपोर्ट को रखवाने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो रखवाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता कौन है, तो ये अध्यक्ष सौंपता है। ठीक, अब जो भी प्रस्तुत सिफारिश है उसके साथ में स्पष्टीकरण, ज्ञापन सब उसमें अटैच रहेगा, है ना। वहाँ पे सब चीज़ को एक एक चीज़ को डिटेल में स्पष्ट करके डाला जाता है, जो ज्ञापन रहता है उसके ऊपर लिखा जाता है और सारे सिफारिश को वहाँ पे वो बोलता है कि इस राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी है तो यहाँ इतनी वित्तीय स्थिति आपको देनी चाहिए, इस राज्य की थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी है तो यहाँ कम भी दे सकते हो। तो ये क्या है, एक केवल सलाह के रूप में वो अपनी बातों को क्या करता है, राष्ट्रपति को, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, राष्ट्रपति को वो सिर्फ चर्चा करता है, बताता है कि आप इन सलाह को, इन सिफारिशों को आप लागू करो इस राज्य में या विभिन्न राज्यों में। तो ये बात याद रखना, ये सभी सिफारिशों को सदन में रखा जाता है, सदन में इसको रखा जाता है और पूरे सांसद जो होते हैं हमारे सदन के, वो क्या करते हैं, दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के भी और राज्यसभा के दोनों सदन के सांसद लोग इसका क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि कहाँ तक ये तर्क संगत है, कहाँ तक सही है। लेकिन एक बात याद रखना, जब इसको फाइनेंस कमीशन का या वित्त आयोग का अध्यक्ष इसको क्या करेगा, सिफारिश देगा, तो ये सलाह जो है वो अबाध्यकारी होगा। अर्थात ऐसा नहीं कि सलाह दे दिया, राष्ट्रपति ने उसको संसद में रख भी दिया तो केंद्र सरकार पे या भारत सरकार पे वो बाध्यकारी सलाह है, ऐसा नहीं है। वो गवर्नमेंट की मर्जी है कि उस सिफारिश को क्या करे, लागू करे या ना करे। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सरकार चाहेगी तो उस सलाह को लागू भी कर सकती है, सरकार चाहेगी तो उसे नहीं भी कर सकती। अब इससे कैसे क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं, इसको सुनिए। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? जब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, इस वे में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर जो है 1951 बताएंगे, तो ये पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। अब याद रखना, जब पहले वित्त आयोग का गठन हुआ तो इसके लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया, एक ऐसा भी पैटर्न आता है किसकी अध्यक्षता में, तो ये बना था केसी नियोगी। केसी नियोगी ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे और पहले वित्त आयोग की पूरी जिम्मेदारी को ये सुचारू रूप से चलाए थे। दूसरे क्वेश्चन ये आते हैं कि दूसरे वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। देखो अभी 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है, एक साल पहले, 2 साल पहले जब इनको सरकार को लगता है वित्त आयोग का गठन करते हैं, फिर रणनीति बनाते हैं, लेकिन कार्य की अवधि जो होती है वो अगले साल से चालू होती है। तो इनका पहला वित्त आयोग का गठन तो यहाँ पे हो गया, लेकिन 1952 से 1957 तक तो ये इनकी कार्य अवधि थी। ठीक है, तो यहाँ पे गठन हुआ आयोग का, पहली बार जब देखा गया तो वित्त आयोग का गठन हुआ, लेकिन ये क्या है, तो ये वर्किंग पीरियड था या कार्य अवधि आप कह सकते हो, ये कार्य अवधि था। तो 52 से 57। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब दूसरा वित्त आयोग का गठन हुआ वो कब हुआ था, क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चन बहुत जल्दी हमने कई बार एग्जाम में देखा है कि अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ ही जाता है। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो इस कार्यकाल 57 की समाप्ति के पहले, मैंने बताया ना 1 साल 2 साल पहले गठन हो जाता है, जनरली अधिकतर 1 साल। तो 57 के ठीक पहले 1956 में इसका दूसरे वित्त आयोग का क्या हुआ, गठन हो गया था। तो इससे क्वेश्चन आता है दूसरे वित्त आयोग का गठन हो गया कब, 1956 में, 56 में। ये 56 में हुआ, लेकिन जो इसका कार्य अवधि है, वर्किंग पीरियड है, वो कौन सा था, तो 57 में खत्म हुआ, 57 में फिर यहाँ पे दूसरा उसका चालू हो जाएगा और 62 तक चलेगा। तो 1957 में कार्य फिर चालू हुआ, जैसे खत्म वैसे चालू। हालांकि गठन 56 में हो गया था और ये 62 तक चलता है। जब ये होता है तो इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, के संथानम, इसके अध्यक्ष बनते हैं के संथानम। इससे क्वेश्चन आता है, तो ये पहला वित्त आयोग, दूसरा वित्त आयोग। तीसरे से तो पूछा अभी नहीं गया है, लेकिन पूछ दिया तो ए.के. चंदा को तीसरा अध्यक्ष बनाया गया था और 1960 में उसके बारे में, 62 के पहले ही 1960 में गठन हो गया था। ठीक है, उससे क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आ गया तो ए.के. चंदा अध्यक्ष थे। तो मैं जितना भी बताया हूँ कि जितनी भी ये क्या करता है,
सरकार पे निर्भर करता है कि वित्त आयोग की बातों को क्या करे, माने ना माने, क्योंकि ये जो सलाह होता है वो अबाध्यकारी होता है। अगर आपको आपके दीपक सर के पढ़ाने का टीचिंग स्किल पसंद है, आपको वे ऑफ जो प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है या आपके बीच में प्रस्तुत करने का जो शैली है या आपको टीचिंग स्किल है वो पसंद आता है, तो भैया आप जो है हमसे पैड कोर्स ले सकते हैं। ये तो सिर्फ एक डेमो मात्र है। अगर आपको पैड कोर्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको माधव पहल एकेडमी का आप जब जाएंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक लोगो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक लोगो दिखाता हूँ ये वाली। जैसे ही आप गए एप्लीकेशन पे तो आपको ये चीज़ प्ले स्टोर में दिखेगा। तो ये हमारा ब्रांड एप्लीकेशन का लोगो है, जिसमें नीचे दीपक है, ऊपर भगवान कृष्ण है और नाम है हमारे इंस्टीट्यूशंस का माधव पहल एकेडमी, ठीक है। तो आप इसको देख के डाउनलोड कर लो, अपना मोबाइल नंबर डालो, चाहे तो आप व्हाट्सअप चलाते हो उसको आप डाल लो, उसमें ऑप्शन आएगा व्हाट्सअप से आप लॉगिन करना चाहते हो करके, या तो मैनुअली दूसरे मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो ठीक है, तो आप अपने पसंद का पैड कोर्स ले सकते हैं। और आपको बता करके हमको खुशी होगी कि अभी तक हमने हमारे इस एकेडमी में 200 से भी अधिक बच्चों का सिलेक्शन हमने दिया है, ठीक है, 200 प्लस सिलेक्शन हमने दिया है। अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए और आपको देखना है तो आप YouTube में बहुत सारे क्लासेस का डेमो है, आप वहाँ से डेमो देख सकते हैं। आपके पसंद के पूरे क्लासेस आपको मिलेगा, घर बैठे मिलेगा, कहीं मेस में रहने का लफड़ा नहीं, कहीं क्लास के टाइमिंग का लफड़ा नहीं, सारा क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, पूरे एप्लीकेशन में मिलेगा, जितनी बार चाहें आप रिविज़न कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब लाइव क्लास हम लोग गूगल मीट से लेते थे, बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट जुड़े रहते थे, किसी के में टावर नहीं है, किसी के में नेटवर्क नहीं है, कोई रिवीजन नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम आता था। तो फिर हमने काफ़ी खर्च किया, बहुत खर्च किया और ये ऐप को बनवाया, और ऐप को बनवाने के बाद में वहाँ से सारा क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जा रहा है। मैं आशा करता हूँ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे और अपनी उपस्थिति भी दर्शाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अरविंद पनगनिया से संबंधित और इनके ऊपर के अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया, 1951 में इसका गठन हुआ, सब की मैंने फाइनेंस कमीशन के बारे में बता दिया है। 280 के तहत ये क्या करते हैं, इसका गठन होता है, केंद्र राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करता है। अब आपसे एक प्रश्न है, अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताएं कमेंट करके। वित्त आयोग के बारे में अगर बात आती है तो आप ये बताएं कि अध्यक्ष के साथ साथ इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, इसका एक क्वेश्चन आप बता रहा हूं कि वित्त आयोग में जो मेंबर होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष के साथ साथ ध्यान समझना ना, वित्त आयोग के जो मेंबर होते हैं ये कितने होते हैं, ये जो मेंबर होते हैं आपको इसी चीज़ को बताना है, मेंबरों की संख्या को आपको बता। ऑप्शन यहाँ पे मैं रख दी हूँ 1, 2, 5 और 4, यहाँ पे मैंने 4 विकल्प दिया है। मेंबर की संख्या आपको बताना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें मैंने क्या कहा कि अध्यक्ष के साथ साथ, है ना, मतलब अध्यक्ष के साथ साथ जो मेंबर होंगे, तो कुल मेंबर की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? कुल मेंबर की। कुल मेंबर्स कितने होते हैं इसको आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगती होगी तो आप अपना पॉजिटिव रिस्पांस भी देखें, ठीक है। हम सभी क्या है, सीखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, यही ध्येय हमारे साथ होनी चाहिए। पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको और हमेशा रेगुलर टच में रहो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।